एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन सोशल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम समकालीन भारत और विश्व जो कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक है उसमें फ्रांसीसी क्रांति में आगे का वीडियो, आगे का टॉपिक, आगे के बिंदु पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना की जाती है और कैसे गणतंत्र व्यवस्था की स्थापना के बाद रोबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का प्रमुख था उसने राजतंत्र की व्यवस्था जो थी उसको ख़त्म करके और एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित किया। तो रोबेस्पियर जब जैकोबिन क्लब का प्रमुख था तो उसने जब इस प्रकार की आंदोलन की अगुवाई करता है और संविधान एक बार पुनः संशोधन करके लागू करवाता है तो उसके बाद वो प्रमुख ही बन जाता है फ्रांस का। तो उसकी शासनकाल में क्या होता है, क्या वो करता है, क्या घटनाक्रम होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो रोबेस्पियर ने अपने शासनकाल में अपने विरोधियों को बहुत अधिक संख्या में मरवाया था, इसलिए इसके शासनकाल को क्या कहा गया, आंतक राज। क्या कहा जाता है, आंतक राज। जितने उसके विरोधी थे सबको उसने क्या किया, मरवा दिया या जेल में डाल दिया या किसी प्रकार से प्रताड़ित करके उनको दबाया था, इसलिए इसके शासनकाल को क्या कहा गया था, आंतक राज। तो हम अब आंतक राज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रोबेस्पियर का आपको चित्र दिख रहा है। तो इसके शासनकाल को क्या कहा जाता था, आंतक राज। 1793 से 1794 के जो शासनकाल था उसी को आंतक राज कहा जाता है। वो रोबेस्पियर का शासनकाल था। रोबेस्पियर के हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन हों या पादरी वर्ग के हों या अन्य कोई राजनीतिक दल से संबंधित हों, जो भी रोबेस्पियर के शासन का विरोध करता था या उसके शासन के खिलाफ जो काम वो कर रहा था उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था, उसको उसने जेल में डाल दिया और न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा के और उसको गिलोटिन पे चढ़वा देता था, मरवा देता था। गिलोटिन पे चढ़ाने के बाद गिलोटिन क्या थी, उसका सिर कलम कर दिया जाता था। एक आरई मशीन की तरह थी, देखते हैं उसको गिलोटिन को भी हम। तो एक गिलोटिन का आप चित्र देख लेंगे ऊपर से, ये तिर से जो दूसरे चित्र में दिख रहा है एक तीखी आरई मशीन की तरह आगे गिरता था जिससे सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा था। यानी दो खंभों के बीच में एक आरे मशीन की तरह पैना जो था वो उस पर लटकता था, नीचे किसी अपराधी को लेटा दिया जाता था और उसके बाद उसको छोड़ा जाता था तो सिर धड़ से अलग हो जाता था। इसी को गिलोटिन कहा जाता था। आगे पढ़ते हैं। तो रोबेस्पियर जो था उसके सुधार क्या थे, किस प्रकार से उसने शासन व्यवस्था को संभाला था, तो उसमें हम देखते हैं। तो रोबेस्पियर ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई कि राशन से है उस पर नियम कानून बना दिए गए और मजदूरी की कीमत तय कर दी और जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें उसने तय कर दी। इससे होता क्या है, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। यानी किसान स्टॉक में नहीं रख सकते थे, मजबूरी में उनको बाज़ार में लेके जाना पड़ता था और वहाँ बेचना पड़ता था और कीमत उनको उनकी मेहनत की और उनकी उत्पादन की कीमत नहीं मिल पाती थी क्योंकि रोबेस्पियर ने उनकी कीमत तय कर दी थी। उसी के हिसाब से उनको कीमत उसमें मिलता था, उसका मूल्य। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया था। यानी समता रोटी बराबरी का प्रतीक थी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक प्रकार की रोटी तय कर दी थी कि यही प्रकार की रोटी वो सब खाएंगे, तो समता रोटी उसको कहा गया। गेहूं से बनी होती थी ये। और आचार और व्यवहार जो था, बोलचाल और संबोधन, आचार व्यवहार में भी उसने कई नियम लागू किए। जैसे फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं के लिए, जैसे फ्रांसीसी जो पुरुष थे, जो नागरिक थे,
उनके लिए सितोयेन शब्द इस्तेमाल किया जाता था। जब एक दूसरे से मिलते थे तो सितोयेन बोलते थे, और महिला होती थी तो वो सितोयीन बोलती थी, यानी नागरिका के नाम से एक दूसरे को संबोधन करना होता था। और जो चर्च थे उनको उसने बंद कर दिया। ये बड़े कड़ाई के साथ और बड़े ज़ोरदार तरीके से उसने लागू किए थे। और जो उसका विरोध करता था उसका अंजाम पता ही है क्या होता था, गिलोटिन पे। अब रोबेस्पियर खुद इस जंजाल में फंस गया था, इतने ज़ोरदार तरीके से उसने लागू किया था, तो उसका खुद का भी अंत होता है। वो किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। तो रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी जोर से लागू किया कि उसके समर्थक भी, जो रोबेस्पियर के समर्थक थे, वो भी त्राई त्राई करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके दूसरे ही दिन गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इतने लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाने वाला खुद 1794 में, जुलाई 1794 में खुद गिलोटिन पे चढ़ जाता है और सिर और धड़ अलग कर दिए जाते हैं। तो ये रोबेस्पियर का काल था। अब इसके बाद क्या होता है? रोबेस्पियर के बाद फ्रांस में 5 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। रोबेस्पियर चला गया, शासन वो संभाल रहा था, तो उसको गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। तो अब शासन सत्ता कौन चलाएगा? तो एक 5 सदस्यों की परिषद बनाई गई जो सरकार चलाने के लिए काम करती थी। 5 में से 3 सहमत होते हैं तो उसको मानते थे प्रस्ताव को। तो इस प्रकार की एक परिषद बनी जिसको क्या कहा गया? डायरेक्टरी। और जो शासन कर रहे थे उसको कहा गया डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। ये नेपोलियन बोनापार्ट को आपको थोड़ी सी तस्वीर दिख रही होगी। तो डायरेक्टरी शासित जो फ्रांस था उसके बाद वो भी असफल हो जाता है, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन का नाम आप सभी ने सुना होगा। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका को नियुक्त किया जिसको डायरेक्टरी कहा गया, यानी शासन चलाने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, उसी को क्या कहा गया? डायरेक्टरी शासित फ्रांस। लेकिन ये डायरेक्टरी थी जो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ये डायरेक्टरी भी समाप्त हो जाती है और नेपोलियन फ्रांस पे अपना अधिकार कायम कर लेता है। आगे चलकर इस डायरेक्टरी में भी झगड़ा होने लगा। डायरेक्टरी में झगड़े के कारण राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना। राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, उत्पन्न होती है। इस माहौल का लाभ, इस माहौल का फ़ायदा, इस माहौल का अवसर उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और फ्रांस में सत्ता संभालने के लिए उसका मार्ग प्रशस्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।